अलायंस को इंडिया कहना इट्स अ स्मार्ट मूव। सिर्फ ब्रांडिंग के स्ट्रेटजी थोड़ी ना आप चुनाव जीतते। वीक लिंक ये नहीं है कि इंडिया अलायंस के पास कोई मोदी जी के सामने चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि बिगेस्ट वीक लिंक ये है कि उनके पास अभी भी कोई नैरेटिव नहीं है। सबको पता है कि 24 में इलेक्शन है, तो ये अब क्यों कर रहे हो भाई? साल भर पहले कर लिया होता है। यही बैठक आप साल भर पहले भी कर सकते थे। इंडिया अलायंस में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके मुकाबले यूपी में वो कमजोर दिखती है। एनडीए इज लुकिंग अहेड, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। प्रशांत किशोर जी, 11 महीने हो गए, 11 महीने हो गए आपको ढूंढते ढूंढते आज यहाँ मुजफ्फरपुर में आप मिले हैं। पहले तो फ्रैंकली स्पीकिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और क्या कहें, 11 महीने से जो ये पदयात्रा चल रही है, मौसम बाहर का भी पता नहीं चल रहा, कभी धूप कभी बारिश हो जाती है, और मौसम राजनीतिक भी पता नहीं चल रहा। क्या हो रहा है बिहार में? नहीं, बिहार में हम लोग जो कर रहे हैं ये कोई ये मैंने अपने जीवन के लिए तय किया है कि मुझे अब यही प्रयास करना है। और मैंने अपने जीवन के 4 साल 5 साल 10 साल जो भी लगे, बिहार में बेहतरी के लिए मैं एक प्रयास करना चाह रहा हूं। और उसी के तहत मैं पिछले वर्ष 2 मई 2021 को मैंने ये घोषणा की कि मैं बिहार आऊँगा और ये यहाँ पर प्रयास शुरू करूँगा। और मेरे लिए पदयात्रा का कोई बहुत मायने नहीं है। ये ऐसी पदयात्रा है जिसमें कोई किलोमीटर फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है। हमें बिहार में जितना हो सके ज़मीनी स्तर पर उतरकर बिहार को समझना है, लोगों को समझाना है, विषयों को समझना है, और एक नई बेहतर व्यवस्था यहाँ कैसे बन सकती है उस दिशा में प्रयास करना है। तो इसलिए 11 महीने का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं इसको लॉन्ग टर्म चीज़ देखता हूँ। 2-3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकता है। अब ये 11 महीने में सिर्फ मैंने करीब 35-40% बिहार को कवर किया है, बाकी 60-65% बिहार बाकी है। तो मुझे 1-1.5 साल 2 साल और लग सकते हैं। प्रशांत किशोर जी, आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर कई पार्टियों को एडवाइस करते रहे हैं। अब आप खुद कुर्ते पजामे गमछे में पॉलिटिशियन हो गए हैं। नहीं, मैं काम जो पहले करता था वही अभी भी कर रहा हूँ। पहले नेताओं को और दलों को एडवाइस कर रहा था, अभी समाज में लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। काम में कोई फर्क नहीं है, बात वही कर रहे हैं और तरीका भी वही है। कुर्ता पजामा भी पहनते रहते हैं, दिल्ली में कभी टी शर्ट भी पहना हुआ है, पहले भी कुर्ता पजामा पहनते हैं। जिस जगह पे आप रहते हैं वैसा ही वेशभूषा रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लोग कनेक्ट बेहतर करते हैं। कुर्ता पजामा इसमें कोई डिफाइनिंग चीज़ नहीं, लेकिन काम के नज़रिए से मैं जब नेताओं के साथ, दलों के साथ काम कर रहा था तो भी यही चीज़ करता था। इसको बैठ के ऑफिस में बैठकर डेटा कलेक्ट करके, लोगों से बात करके, लोगों का ओपिनियन लेकर, विषयों को समझकर, और नेताओं को एडवाइस करते थे कि आप इस काम को कीजिए। अब हमने तय किया है कि हम सीधे जनता को एडवाइस करेंगे। नेता मैं आज भी नहीं हूँ, मैं जनसुराज कोई दल मैंने बनाया नहीं है, मैं इसका कोई नेता हूँ नहीं। मैं मेरा प्रयास ये है कि समाज से जाकर मिला जाए, और हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड से जो लोग निकल कर आते हैं और जो मेरे साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, उनको एक साथ बैठाया जाए और एक लोकतांत्रिक तरीके से दल का निर्माण किया जाए। जो दल किसी प्रशांत किशोर का न हो, किसी व्यक्ति का न हो, किसी जाति, किसी परिवार विशेष का न हो, बिहार के सारे लोगों का हो। और अभी तक का जो मेरा अनुभव है, जब मैंने शुरुआत की थी और उसके मुकाबले आज, वो मेरा दृढ़ निश्चय और प्रबल हुआ है। क्योंकि हर जिले में जहाँ से मैं पदयात्रा करके निकल रहा हूँ, मेरा शुरुआती अनुमान था कि मैं एक प्रखंड में 20 ऐसे लोगों को निकालूंगा और पूरे बिहार में 10,000 लोग होंगे जो मिलकर इस नई व्यवस्था को खड़ा करेंगे। अभी हर प्रखंड में हमारे पास 2,000 से 2,500 लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं जो इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। संभव है कि उसमें बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव हैं, कुछ लोग इतने एक्टिव न हो, लेकिन एक ये प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि अगर हर प्रखंड से 2,000 लोग हुए तो पूरे बिहार में 1 लाख, यानी कि 100 गुना ज्यादा आपके अनुमान से? मेरे अनुमान से 100 गुना से भी ज्यादा है। और लोगों की ये घबराहट है कि इसको तुरंत किया जाए। अभी हमारे लिए चुनौती ये है कि जो लोग जहाँ से पदयात्रा गुजर गई, या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इसको समझ रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको है कि इसको जल्दी किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि समय तो अब है और बिहार से नहीं, मेरे लिए वो फर्क है। इसीलिए मैंने दल नहीं बनाया है कि किसी चुनाव का या दलगत राजनीति का मुझ पर या इस अभियान पर कोई प्रभाव न पड़े, इसीलिए हम लोगों ने दल बनाया ही नहीं है।
न दल बनाएंगे ना कोई हमें ये कहेगा कि आप गठबंधन कीजिए, चुनाव लड़िए। लेकिन बिहार में राजनीतिक और कास्ट पॉलिटिक्स का एक बेस बना हुआ है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी आरजेडी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, फिर बीजेपी है, कोई कहता है एमवाई अलायंस है लालू प्रसाद यादव की, नीतीश की अलायंस जो है वो पिछड़ों की, कुर्मियों की है, फॉरवर्ड कास्ट जो है वो बीजेपी की है। ऐसा तो इसमें आप कहाँ फिट हो रहे हैं और जनता कहाँ फिट मैं हो रही है? कहीं नहीं फिट हो रहा हूँ। मेरा अगर कोई दल होता तब तो मुझे देखना था कि मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ। आप सबका खेल बिगाड़ रहे हैं। मैं किसी का खेल ना, मैं जनता का खेल बनाने आया हूँ। सच्चाई ये है, 10 साल यूपीए की सरकार रही, अगर आप पिछले 20 साल को भी देखें, 10 साल यूपीए की सरकार रही दिल्ली में, 10 साल अभी मोदी जी की सरकार है। इसके बावजूद बिहार तो सबसे गरीब और पिछड़ा ही है। बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था तो नहीं हुई, बिहार में पलायन तो नहीं रुका, बिहार में इंडस्ट्री तो नहीं लगी। बिहार के लोगों के नजरिए से अगर कोई 20 साल में सुधार हुआ तो आप मुझे बता दीजिए। कई लोग, लालू नीतीश तो यहाँ पर हैं, रूल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो लालू जी अपने दम पे बिहार उन्होंने 5 साल ही चलाया है, बाकी 10 साल से ज्यादा तो उन्होंने कांग्रेस की मदद से बिहार चलाई। और नीतीश जी ने तो अपने दम से बिहार चलाया नहीं, वो भी 13 साल भाजपा की मदद से चलाते रहे। तो जो बड़े दल हैं कांग्रेस और भाजपा, इनके लिए बिहार सिर्फ सांसदों का एक नंबर है। एक बड़ा राज्य है, यहाँ से 25-30 सांसद जीतकर आ जाएं, बिहार का चाहे जो होता है होता रहे। और जो यहाँ लालू जी नीतीश जी हैं, इनका यह है कि भैया कुछ भी हो, हम अपने यहाँ सत्ता में बैठे रहें। 24 का चुनाव आएगा जाएगा, लोकसभा के चुनाव आए गए, हम लोग तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार वो दुधारू गाय बन गया है कि 40 MP भैया जिताकर भेज दो। उसके बाद उन्हीं नेताओं से आप दिल्ली में बैठ के बात करेंगे, मैंने करीब करीब सभी बड़े नेताओं से बात करी है, सब यही कहता है प्रशांत जी ठीक है, चल रहा है बिहार में, इससे ज्यादा क्या होगा, तो राज्य ही ऐसा है, बड़ा लोग जातियों में फंसे हुए। आप मुझे बताइए, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, क्या वहां जातियां नहीं है? वहां जातियों के आधार पर टिकट नहीं बांटे गए, वहां जातियों का समीकरण नहीं बनाया गया, लेकिन कर्नाटक में विकास हो रहा है। जो कांग्रेस की सरकार आज इकोनॉमिक वेलबींग की बात कर रही है कि वहां की महिलाओं को 3000 रुपए मिलना चाहिए, तो भाई बिहार में भी तो महिलाओं को 3000 नहीं 1000 रुपए ही दो। बिहार की महिलाओं को भी तो मिलना चाहिए। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए है और आप कर्नाटक में 3000 रुपए दिलवा रहे हैं। तो अगर कर्नाटक की महिलाओं की गरीब जनता को आपकी चिंता है, तो बिहार के लोग तो कर्नाटक से बहुत गरीब हैं, तो हम लोग की भी तो चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब चुनाव हो चाहे ना हो, अब उससे हमें क्या लेना देना है? समाज जब ये समझेगा तो चुनाव हो जाएगा और चुनाव में सही जनता सही लोगों को चुन भी लेगी। बिहार की आपने बात की, बिहार और जन सुराज का क्या असर पड़ेगा यहाँ की राजनीति में और चुनाव में, इसकी चर्चा हुई है। लेकिन इस वक्त देश में बहुत बुखार फैला हुआ है वन नेशन वन पोल का और एक INDIA अलायंस का। अब इस पर बात करेंगे प्रशांत किशोर जी, बस थोड़ा सा देख लें आसपास क्या है। आपने सही कहा प्रशांत किशोर जी कि बिहार की 40 सीटें, और इसलिए बिहार बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तय हो जाता है कि देश में कहाँ क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बिहार से एक कवायद शुरू हुई है जो एक नए गठबंधन की कवायद है, जिसका नाम, और आप तो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के आदमी हैं, तो आप ये बताइए कि ये INDIA अलायंस, इंडिया अलायंस, इज दिस अ मास्टर स्ट्रोक? नहीं, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांडिंग वो नाम ठीक है, नाम ठीक है, नाम ठीक है। और उसके बाद स्लोगन भी दे दिया उन्होंने, अब जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नहीं, मैं प्योरली अपने अलायंस को इंडिया कहना, इट्स अ स्मार्ट मूव। अब उसका असर कितना होगा, सिर्फ देखिए, आप सिर्फ ब्रांडिंग के स्ट्रेटेजी थोड़ी ना आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन टू दैट एक्सटेंट इट्स अ स्मार्ट मूव। और बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस जिस तरह से साथ आई है, बिहार से शुरुआत हुई, आपने 2015 में एक गठबंधन की शुरुआती तौर पर उसको साथ किया था। महागठबंधन पहली बार प्रयोग ही हम लोगों ने 2015 में बिहार में किया था। ये शब्द जो है, अगर आप तो मीडिया में रहे हैं, महागठबंधन शब्द था ही नहीं 2015 से पहले। ये पहली बार 2015 में शब्द लिखा गया महागठबंधन, उससे पहले तो गठबंधन होता था।
देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, विपक्ष के नजरिए से डेफिनेटली ये ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में आ गए तो आप जीत जाएंगे। आज की जो स्थिति है, साथ में आ गए क्या? वो आए ना, अगर आ भी जाएं, एज्यूम करो एक बार, ये जो बहुत सारी हम लोग ये बात करते हैं कि भाई किसका सीट एडजस्टमेंट होगा, कौन चेहरा बनेगा, ये तो टीथिंग प्रॉब्लम है, वो रहेंगे ही, और इस तरह के महागठबंधन में हमेशा रहता है। लेकिन वो विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में सब आ भी जाएं तो भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में दे हैव ए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि यू नो दे हैवंट नेसेसरली एड्रेस्ड द वीक लिंक्स। और वो वीक लिंक ये नहीं है कि इंडिया अलायंस के पास कोई मोदी जी के सामने चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि बिगेस्ट वीक लिंक ये है कि उनके पास अभी भी कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आप इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे तो कई बार लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इंदिरा जी को 77 में हराया गया, सारे दल एक साथ आकर। फिर बीपी सिंह के भी साथ सारे दलों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार को हराया था। लेकिन दोनों ही जगह पे पहले एक नैरेटिव था, पहले इमरजेंसी था, जेपी का आंदोलन था, उसके बाद दल एक हुए। सेम चीज आपको 89 में भी दिखी। पहले यहाँ भी नैरेटिव है, मोदी को हटाना है। हाँ, बस तो वो पीपल सेंट्रिक नैरेटिव नहीं है ना। जैसे उस समय इंदिरा हटाओ नहीं था, पहले इमरजेंसी था, इमरजेंसी के बाद परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो भी उस समय मुद्दा था, जो जेपी ने आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन की बुनियाद पे अलायंस बनाया गया जिसने हराया। बोफोर्स का मुद्दा था, वो नैरेटिव वो था, बोफोर्स, करप्शन, उसके बाद अलायंस बना। अभी आप वो नैरेटिव ही जब मिसिंग है, जब बेस ही मिसिंग है, तो फिर आप इकट्ठा हो रहे हैं, तो दैट बिकम्स ओनली मेयरली द coming together of the parties and the leaders, not necessarily the people on the ground. लेकिन ये मुझे लगता है, शायद गलत भी हो सकता है, मुझे इतनी समझ मेरी तो है नहीं। आप इन तमाम पार्टियों को, इनमें से कई पार्टियों को एडवाइस कर चुके हैं। नीतीश कुमार को कर चुके हैं आप, अरविंद केजरीवाल को कर चुके हैं आप, ममता बनर्जी को कर चुके हैं, शरद पवार को कर चुके हैं, शिवसेना को कर चुके हैं। तो शरद पवार को तो मैंने नहीं एडवाइस किया आज तक, मिलते जुलते रहे, मिलना जुलना ठीक है, या उद्धव ठाकरे जी को जरूर किया है, बाकी तो हाँ किया है। उसमें उस रूम में जितने लोग बैठते हैं अलायंस में, आपने कांग्रेस के दफ्तर में कोशिश की थी, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले सबको प्रेजेंटेशन भी दी थी। वो अलायंस को लेकर नहीं था, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जो मेरा अपना नजरिया था वो मैंने प्रस्तुत किया था। और ये कांग्रेस का बड़प्पन था कि उन्होंने सबने हमें इतना टाइम दिया, उन्होंने सुना, देखा, समझा, मुझे उन्होंने ऑफर भी दिया, टू बी फेयर टू देम, कि भाई आइए इसको कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई इस तरह से, जिस तरह से ये करना चाहते हैं उस तरह से ये कर नहीं पाएंगे, तो मैं भी अपना समय बर्बाद करूंगा। और बाकी कांग्रेस के पास लोगों की कमी तो है नहीं, हमसे बहुत ज्यादा होशियार लोग उनके साथ हैं, तो कर ही रहे अपना प्रयास। राहुल गांधी कहते हैं कि 61% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, मोदी के खिलाफ का वोट है। तो विपक्ष मिलकर जो इंडिया अलायंस बना रहा है आसानी से मोदी को हरा सकता है। अब राहुल गांधी जितनी समझ राजनीति की तो मुझे है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस देश में 50% से ज्यादा वोट लेकर सरकारें तो कभी बनी नहीं है। राजीव गांधी जी की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भी 50% वोट नहीं आया था। तो ये तो थियरी है भाई। 61% में तो वाईएसआरसीपी को जो वोट मिला है वो भी जुड़ा हुआ है, उसमें जो बीजू जनता दल को वोट मिला है वो भी जुड़ा हुआ है, निर्दलीय भी जुड़ा हुआ है, बीआरएस भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो थियरी है। अगर आप आंकड़ों को भी देखें, एक बार को अगर प्योर अर्थमेटिक पे चले जाएं हम, तो 2019 में अगर मुझे, इफ माई मेमोरी सर्व्स वेल, 224 सीट ऐसी हैं जो भाजपा जीती है जिसमें उनका वोट परसेंटेज 50 से ज्यादा है। तो ये 61% वाला डेटा की ये खूबसूरती है कि आप उसको जैसे चाहे एनालाइज कर लें। 61% वाली जो गणित है वो इतनी सीधी गणित है नहीं, क्योंकि अगर आज आप एज्यूम करें कि एवरीथिंग रिमेन्स सेम और सारे दल साथ में सारा वोट एक साथ कर दें, तो भी 224 सीट तो भाजपा 50% से ज्यादा वोट लेकर है आगे। लेकिन तो आपको यू हैव टू गेट सम वोट फ्रॉम बीजेपी, और वो हो नहीं सकता है जब तक कि आप कोई नया नैरेटिव या नए यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। वो जब तक नहीं होगा तो उनका नैरेटिव जो है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का मुसलमान खतरे में है, ये नैरेटिव नहीं। अभी का जो नैरेटिव हम लोग को समझ में आ रहा है वो ये है कि मतलब ये जोड़ने तोड़ने वाली बात, अगर कुछ नैरेटिव है किसी स्तर पे
तो वो जोड़ने और तोड़ने की बात है। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, जो स्लोगन की आपने बात करा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो सब कुछ उसके इर्द गिर्द है, जोड़ने तोड़ने वाली बात को। अब उसको लेकर समाज में कोई बहुत बड़ा मैं ऐसी चीज हम लोग को नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही है कि उसके आधार पर बहुत बड़ा कोई ऐसी बात हो कि नहीं हमें इनको हटाना है। जब तक वो होगा नहीं तब तक आप कितना भी समीकरण बना ले वो चीज होनी। जैसे आपका नैरेटिव, मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुत्व को लेकर आपके पास कोई काउंटर है नहीं, नेशनलिज्म को लेकर आपको कोई काउंटर है नहीं। जितनी चीजें उदयनिधि स्टालिन ने तो कह दिया सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है। जितनी चीजें हो रही हैं, चाहे वो ये चंद्रमा वाली बात हो, G20 हो रही, ये सब क्या है? ये सब न्यू नेशनलिज्म के कंपोनेंट हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई देश मोदी जी के ही साथ आगे बढ़ेगा, हमारी देश विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ी, देश विश्व गुरु बनने वाला है। ये सब जो बात है, सही है गलत है वो अलग बात है। इस चीज का जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के 3 लीवर हैं। एक तो उनका आइडियोलॉजिकल हिंदू वाला जो बेस है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, अब तो कहीं वो धीरे धीरे बेस बन गया है, उसको फ्रंट पे नहीं है। उसके साथ इस सरकार ने, मोदी जी ने न्यू नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जो भी आप कहना चाहे, उसका एक एडिशनल कवर बना दिया। और फिर उसके ऊपर से लाभार्थियों को लेकर आपने काउंटर थोड़ा बहुत करा है। जैसे अगर कर्नाटक में आपने कहा मैं 3,000 रुपए दे रहा हूं, तो लाभार्थियों का आपने काउंटर किया तो चर्चा बना। मध्य प्रदेश में भाजपा को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, दे हैव नाउ स्टार्टेड सिमिलर थिंग। अगर जब तक इन तीनों चीजों पर उनको काउंटर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि आपको बहुत सफलता मिलने की संभावना कम है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि सफलता एक तरफ, चेहरा क्या मोदी के खिलाफ अगर ना दे पाए ये इंडिया अलायंस, विल इट वर्क? It can work. It can. If you have a powerful narrative, I always say कि narrative gives you the face, not the face. No, मोदी जी का चेहरा तो narrative से पहले, जब भारत में ये narrative बन गया कि भाई ये पॉलिसी पैरालिसिस, मोदी जी ने आके शब्द नहीं क्वाइन किया, तो पॉलिसी पैरालिसिस की एक narrative बन गई, करप्शन का एक narrative UPA 2 के दौरान बन गया। उसके बाद that threw the face called मोदी, not the other way around। मतलब पहले फोर्स नैरेटिव बना तब बीपी सिंह चेहरा बने, पहले इमरजेंसी हुआ तब जेपी बने। तो अगर आप ये सोचते हैं कि चेहरा आए वो नैरेटिव बनाए, वो नहीं संभव है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा क्रूशियल ये है कि अगर आपके पास नैरेटिव है जिससे जनता जुड़ रही है, तो चेहरा तो अपने आप को इमर्ज हो जाए। तो इंडिया अलायंस के पास नैरेटिव आप समझ रहे हैं इस वक्त है या नहीं? मुझे लगता है कि देयर वीक लिंक इज not having a face. Their weak link is not that they are not able to announce seat sharing. Their weakest link is that they haven't been able to present to the country an alternative narrative जिस पर कि जनता को वो गैल्वनाइज कर सकें। अभी उनका जो नैरेटिव है वो मोर और लेस ये है कि मोदी के हाथ में देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और इसमें बांटने की राजनीति हो रही है और हम लोग सबको जोड़ेंगे। एंड दैट नैरेटिव आई डोंट नो हाउ मच इट हैज रीच टू द ग्रास रूट्स, और उसमें कितना, उसमें मेरिट है कि नहीं? देखिए मेरिट तो है, लेकिन उस चीज से कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसके जो कवायद करनी है वो कितनी हुई है। ये पूरा इंडिया अलायंस अगर 1 साल पहले हुआ रहता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि भाई सबको पता है कि 24 में इलेक्शन है, तो ये अब क्यों कर रहे हो? भाई साल भर पहले कर लिया होता है, यही बैठक आप साल भर पहले भी कर सकते थे। 1 साल आपने इसमें बर्बाद कर दिया, और अब अगर आप इस चिंता में पड़े हैं कि भैया कहीं इलेक्शन 2 महीने प्रीपोन ना हो जाए, अगर आपको किसने रोका था? भाई पिछले 1 साल पहले बना लिया होता, आज देश में बच्चा जान रहा होता कि इंडिया अलायंस क्या है, व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट इज योर नैरेटिव, व्हाट आर योर सीट शेयरिंग। आप इन चीजों को लास्ट मिनट के लिए छोड़ेंगे तो वही बात है, जो विद्यार्थी समय पे पढ़ेगा नहीं, परीक्षा के पहले आप 12 घंटा पढ़ लीजिए, नंबर आपके उतने आएंगे नहीं। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की, तीसरी मीटिंग के बाद एक उनका कंसेंसस एक रेजोल्यूशन आया जिसमें कहा जहां तक हो सके वहां हम सीट शेयरिंग करेंगे। इस जहां तक संभव हो, मेरे लिए वो चिंता का कारण नहीं है। उस लाइन में जो ऑपरेटिव डिफिशिएंसी मुझे दिख रही है वो ये नहीं है कि हम जहां तक हो सके वो हम अलायंस करेंगे। उसमें मिसिंग लिंक ये है कि कब तक करेंगे, वो डेट नहीं डाला। जल्द से जल्द, वो जल्द से जल्द को डेट नहीं डाला। वो जल्द से जल्द जनवरी भी हो सकता है, जल्द से जल्द दिसंबर भी हो सकता है। देखिए 543 में अगर 400 जगह पे उनका अलायंस हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन वो सीट शेयरिंग समय पर हो। अगर मैं अपने बिहार का अनुभव आपको बताऊं 2015 में, तो बीजेपी वॉज इन लीड, सबको लग रहा था कि बीजेपी यहां जीतेगी 2015 में,
लेकिन अगस्त में चुनाव से 3 महीना पहले, प्रचार से पहले, नैरेटिव से पहले, सबसे पहले हम लोगों ने 243 सीट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ये पार्टी, ये कैंडिडेट और ये सीट, और मेरा अपना जो मेरी समझ है कि उसका बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग को नीचे मिला था, क्योंकि कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, वोटर को असेंबल होने में, साथ आने में समय लगता है। जस्ट बिकॉज आपको जैसे जितना समय लग रहा है बॉम्बे में, दिल्ली में बैठ के सब आपस में साथ जुड़ने के लिए, तो आप जरा अंदाजा लगाइए, लाखों लोगों को, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे एक साथ आना है। कल तक जो शायद साथ में नहीं थे, तो उसके लिए आपने समय अगर नहीं दिया, तो दैट इज द सिंगल बिगेस्ट लेकुना आई सी इन दैट रेजोल्यूशन। कि जो आप लोग कह रहे हैं भाई जहां तक हो सके, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, 80% कर लो, लेकिन समय पे करो। अगर आप एक एक दिन जो बिता रहे हैं, दैट्स अ डिसएडवांटेज टू इंडिया। आप इंडिया अलायंस के जो इंडिविजुअल पार्टी चीफ्स हैं, उन सब के साथ कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। इस दौरान आपकी किसी से बातचीत? नहीं, बातचीत तो होती रहती है, दीदी तो हैं ही, दीदी से बातचीत भी होती है। दीदी कुछ नाराज चल रही हैं, ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुंबई की मीटिंग के बाद वो निकल गई। अटकल तो आप लोग लगाते हैं, मैं तो ना उस मीटिंग में जाता हूँ, ना मेरी उनसे बात होती है इस संदर्भ में। देखिए, जिन लोगों से मेरा संबंध पहले से है, प्रोफेशनल या अदरवाइज, वो तो लोग संपर्क अगर करेंगे तो अब मेरे से कोई मूवी की बात तो करेगा ही नहीं, मेरे से कोई बिजनेस की बात तो करेगा नहीं। मेरे से अगर कोई बात करेगा, मैं आप बैठेंगे तो हम तो राजनीति की बात करेंगे। तो अगर वो दीदी बात करें, नीतीश कुमार बात करें, वो तो पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं, स्वाभाविक तौर पे चर्चा होती है, लेकिन मैं उसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं हूँ। मैं तो आपको सुझाव दे सकता हूँ, जैसे मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ, उनको और सारे लोगों को कह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग चाहे आप 70% करें या 90% करें, अगर आप उसको सितंबर में करेंगे तो उसका अलग असर होगा, अगर आप उसको नवंबर में करेंगे तो उसका अलग असर होगा। तो दीदी, ये बात अगर दीदी ने पूछा होगा तो उनको भी मैंने बताया होगा। बताया होगा कि बताया है? नहीं, मतलब जो भी पूछता है उसको बताते हैं, जो पूछेगा भाई क्या होना चाहिए। तो अगर आपकी याददाश्त इतनी कमजोर तो हो नहीं सकती कि दीदी ने पूछा होगा और आपने बताया होगा। एक बात है, जो बात प्राइवेट में है उसको पब्लिक करने का मतलब नहीं है। मुंबई के बाद ममता दीदी से बात हुई कि नहीं? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। और मुंबई की हम तो आपकी खबरों में पढ़ रहे हैं कि दीदी थोड़ा पहले निकल गई, और उन्होंने, तृणमूल ने शायद उसका स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी कोई मीटिंग रही होगी या कोई फ्लाइट की वजह रही होगी। बंगाल में वो किसी के साथ सीट शेयर करेंगी? अब ये तो वो बता सकते हैं। मैं फिर उसमें, मैं तृणमूल का ना स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं उनको इस पे एडवाइस कर रहा हूँ। मैंने उनको एडवाइस विधानसभा चुनाव में किया था, उस नजरिए से एक संबंध है मेरा उनसे, राखी का संबंध है दीदी से। तो अगर वो फोन करेंगी, अगर कुछ बोलेंगी तो मैं राय दे सकता हूँ। कई बार हम लोग भी राय लेते हैं, दीदी हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, एक तरफा बात नहीं है। जिस किसी से भी बात होती है तो वो भी कुछ बात मेरे से पूछ सकते हैं, मैं भी उनसे कुछ पूछ सकता हूँ। लोगों का कहना है कि पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे सीटों का, दिल्ली में नहीं करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बंगाल में दीदी नहीं करेंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कुछ ना दे। इस सब के बीच में अगर एक एक राज्य छूटता चला जाएगा तो इस मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जितने राज्य गिना रहे हैं, इन सारे राज्यों को आप एक बकेट में रख दें कि ये कंटेंसस राज्य है, तो कुल मिलाकर भी ये 100 सीट नहीं होगा। कम से कम 450 पे तो आप फाइनल करो। दिक्कत उससे है भाई, महाराष्ट्र में तो दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में फाइनल कर लो, तमिलनाडु में फाइनल कर लो, कम से कम वहां तो काम शुरू हो। अगर आप कंटेंसस सीटों के चक्कर में बाकी चीजों को डिले करेंगे तो उससे नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो लोग ज्यादा समझदार है, उनका अनुभव ज्यादा है। उदयनिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट हो जाना चाहिए, ये अब इंडिया अलायंस की तरफ का स्टेटमेंट देखा जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ये मालूम नहीं है, उदयनिधि ने अपना उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने ये अब कहा है कि हमारी जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है उसके तहत, मैंने ये किसी जेनोसाइड वगैरह की बात कही नहीं है, एंड आई थिंक दे आर कॉम्पिटेंट एनफ टू गिव आंसर टू इट। अब वो इंडिया अलायंस उसको अडॉप्ट करता है, उसकी बात को सहमत नहीं, तो इंडिया अलायंस वाले बोल सकते हैं, हम कौन है उतने बोलने के। लेकिन आपको क्या लगता है, जहां आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक बेस है, फाउंडेशन है, तमिलनाडु में जो द्रविडियन आंदोलन चला है पिछले 40-50 साल में, उसमें इस तरह की बात सुनना कोई बहुत नई बात नहीं है, आपको भी मालूम है, वहाँ इस तरह की बात इंडिया अलायंस सिर्फ तमिलनाडु नहीं है। नहीं, इंडिया अलायंस ने इसको फॉर्मली नहीं कहा है ना कहीं।
अगर कहा है तो फिर वो अपना नहीं, डिफेंड पर करेंगे। बीजेपी ने तो चैलेंज किया है अब कि भाई उनको देखिए, डिस्टेंस करना अब भाई चाहिए। देखिए बीजेपी और इंडिया वाले क्या कर रही है, मैं नहीं बोल सकता हूं। मैं तो ये जो एज ए पब्लिक या एज एन ऑब्जर्वर जो मैं देख रहा हूं वो बता रहा हूं कि तमिलनाडु में इस तरह की बात होना ये कोई नई बात नहीं है। वहां पर जो आंदोलन चले पिछले 40-50 साल में, उस तरह लोग एथिस्ट हैं और इस तरह की बात करते हैं, और उदयनिधि ने उस पर ऑलरेडी क्लैरिफाई भी किया है। अब इंडिया उसको अपना एजेंडा बनाती है नहीं बनाती है तो इंडिया वाले जाने। इन सब के बीच में एक वन नेशन वन पोल का एक सरप्राइज फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। अब इसमें एक कमिटी का भी गठन हो चुका है। आपको क्या लगता है वन नेशन वन पोल नियर फ्यूचर में, या मैं कहूं लोकसभा के चुनाव से पहले हो सकता है? देखिए थियोरेटिकली स्पीकिंग एज ए सिटीजन वन नेशन वन पोल देश में था, और अगर वापस हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कंट्री एज बिग एज आवर्स, हम लोगों ने देखा, अपना 10 साल का मेरा अनुभव ये है कि यू आर परपेचुअली इन इलेक्शन मोड। बट हैविंग सेड सो, देयर इज अ बिग बट, किस नियत से इसको किया जा रहा है एंड वेदर यू आर गिविंग ए ट्रांजिटरी पीरियड फॉर पीपल टू एडजस्ट टू इट और नॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट। भाई आपको जानकारी है कि आप ये वन नेशन वन पोल करने वाले, दूसरों को तो जानकारी नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार खुले नियत से एक ट्रांजिटरी फेज बनाकर उस दिशा में बढ़े तो उससे बाई लार्ज कंट्री को फायदा है। क्योंकि 12 स्टेट तो ऐसे अगर नहीं हो सकते। नहीं, वो तो ऑपरेटिव पार्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि हर 6 महीने पे इलेक्शन होना देश के लिए राज्य के लिए, लोगों के नजरिए से वो सही नहीं है। और 25% इंडिया पोल्स एवरी ईयर, पिछले जो 10 साल का इतिहास है। तो अगर उसको वो 2 फेज में कर दें, अब क्या बिल लेकर आते हैं उसको देखना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ एक और जरूरी है। देखिए मान लीजिए आप टेररिज्म के कंट्रोल के लिए बिल लाते हैं, तो बिल तो ठीक है, लेकिन अगर उस बिल की आड़ में आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो नियत गलत है। तो अगर सही नियत से इसको किया जा रहा है और एक ट्रांजिटरी फेज दिया जाए ताकि सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स इसमें मूव कर सकें, तो अल्टीमेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये मूव देश के लिए अच्छा है। पर मैं आपसे पूछ रही हूं कि पॉसिबल है कि अप्रैल मई में वन नेशन वन पोल का फर्स्ट फेज हो जाए? नहीं, अगर हो तो मेरा अपना मानना है कि वो मार्च से पहले होना चाहिए। इसलिए कि एक बहुत छोटी सी बात है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो ये अप्रैल मई में चुनाव होते हैं उसकी वजह से करीब किसी भी सरकार का जो चुनकर आती है उसके 6 महीने निकल जाते हैं। फिर आपको एक सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़ता है, सरकार बनती है, और पहला पूरा 3 से 4 महीना बर्बाद हो जाता है उसमें। अगर ये इलेक्शन आप फरवरी में कंप्लीट करा लें लोकसभा के, तो उसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप नए वित्तीय वर्ष में बिल्कुल जिस सरकार को भी मैंडेट मिले, जिस पार्टी को, वो उसके पास पूरा समय है काम करने के लिए। और मौसम के हिसाब से भी अप्रैल और मई जो है वो बहुत सुटेबल मौसम नहीं है। हम लोग कैंपेन में भी रहे हैं, देखा है, बड़ा हॉस्टाइल बहुत दिक्कत होती है। और फरवरी मार्च पब्लिक के लिए भी, हाँ, उसमें एक जो विषय आता है कि मार्च में कुछ एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, अगर उसको देखकर आप जनवरी फरवरी में करा लें। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि देश में अगर देश भर पे चुनाव हो रहा है तो जनवरी फरवरी इज द बेस्ट टाइम, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेट एज वेल एज व्यवस्था के हिसाब से कि सरकार आ गई, नई सरकार बन गई और उसको अप्रैल से एक काम करने का सीधा 5 साल मिल। ये आप जो कह रहे हैं ये आपका अपनी सोच है, अपनी सोच है या ईयर टू द ग्राउंड है? नहीं, ईयर टू द ग्राउंड कुछ मेरी ऐसा, अपनी सोच है कि क्योंकि इसमें आपने एक पंथ दो काज कर दिए। क्योंकि एक तो वन नेशन वन पोल की जो चर्चा है वो तो हो ही रही थी, एक अर्ली इलेक्शन की भी बहुत स्पेक्यूलेशन है। 2 महीने को बहुत अर्ली इलेक्शन नहीं मानते हम लोग। मार्च में इलेक्शन शुरू होता है और मई फर्स्ट वीक में खत्म होता है। मैं अपनी सोच बता रहा हूं विदाउट ब्रिंगिंग द वन नेशन वन पोल थिंग। अगर लोकसभा का चुनाव 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में हो तो जो भी लोग चुनाव से जुड़े हुए हैं, जो उसमें भागीदार, उसमें वोटर टर्नआउट बेहतर होगा, उसमें कोई फेस्टिवल नहीं है, क्लाइमेट इज मच मोर अमेनेबल, और जो सरकार बनेगी उसको, चूंकि हम लोग देश में फॉलो करते हैं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से, तो उसको वो काम करने के लिए आसानी होगी। आपको सप्लीमेंट्री बजट वगैरह नहीं लाना पड़ेगा, वोट ऑफ अकाउंट वो सब पास नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 2 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 15 जनवरी से फरवरी एंड तक ये काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी, सवाल इस बात का भी है, और आपने पहले भी कहा कि जिनके साथ आप काम कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी का, उनके साथ आप कहीं ना कहीं इन टच हैं।
2014 से पहले आपने नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया था। नहीं, कहीं ना कहीं टच में ऐसे हैं। देखिए, ये बहुत बड़े लोग हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो मैं नहीं तय करता हूं कि मुझे उनके टच में रहना है कि नहीं रहना है, ये वो तय करते हैं। अगर दीदी फोन करेंगी तो मैं स्वाभाविक तौर पे फोन उठाकर मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि फोन नहीं उठाऊंगा, उनसे बात करूंगा। अगर एमके स्टालिन फोन करते हैं तो मैं बात करूंगा, तो वो तय वो करते हैं। लेकिन बात करना एक बात है और उनके साथ काम करना दूसरी बात है। मैं 2021 में तृणमूल के लिए काम कर रहा था। मेरी ये जवाबदेही थी कि भाई जितनी मेरी शक्ति क्षमता है उनकी मदद करें, उनको जिताने में अपना प्रयास, अपना कोशिश करें। आज हमारी वो जिम्मेवारी नहीं है। अभी तो आप चिटचैट आप बात कर लीजिए फोन पे। अगर आप 2 सलाह मुझे दे सकते हैं, मैं भी आपको 1-2 सलाह अगर आप मांगे तो दे सकते हैं। मोदी जी से बात होती है? नहीं, अभी कोई बात नहीं। कोई बात मोदी जी बहुत बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री, उनको क्या जरूरत है प्रशांत किशोर की? कोई बात नहीं। आप जो बिहार की बात कर रहे हैं, मैं बिहार के अलावा जो राज्य हैं जहां बहुत सारी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह के रुझान देखते हैं? 80 सीटें लोकसभा की वहां से आती हैं। I would say Hindi heartland, and in that, in particular, Uttar Pradesh is a weak link of India. इंडिया अलायंस। इसलिए कि देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। पिछली बार सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे तो भी भाजपा को 62 सीट आया था। इस बार अगर वो अलायंस नहीं है तो नेचुरली बीजेपी वुड फील कि गोइंग इनटू इलेक्शन हमारी ताकत थोड़ी ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी के डबल इंजन। आई थिंक नेट एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होना एक बात है और उसको भुनाना अलग बात है। आपके खेत में फसल लगा हुआ है, उससे तो आपका पेट नहीं भरेगा। फसल को काटना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, उसको हार्वेस्ट करके आटा गूंदना पड़ेगा, तब रोटी बनाएंगे, तब खाएंगे ना। तो खेत में सिर्फ फसल लगी हुई है, इट इज लाइक एंटी इनकम्बेंसी। हाँ भाई, गुस्सा है या लोगों में नाराजगी हो सकती है या लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, लेकिन उस चीज को पॉलिटिकल फॉर्मेशन में, पॉलिटिकल सपोर्ट में कन्वर्ट करने की जो कवायद है वो जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में हो। तो वो इंडिया अलायंस में आपको उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आ रही? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके मुकाबले यूपी में वो कमजोर दिखती है। मैं महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करूं, 48 सीटें वहां से आती हैं, वहां के आपकी क्या एनालिसिस है? भाई, मेरी ऐसी स्टेट वाइज कोई एनालिसिस होती नहीं है। महाराष्ट्र में इफ एमबीए होल्ड्स they would give a good fight. They are a good fighting machine there on ground. लेकिन पर एमवीए तो बचा नहीं, वही नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब वहाँ मतलब अब जैसे ये अभी वहाँ बैठक हुई तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सवाल होना चाहिए, मुझे पूछना, अगर मैं वहाँ होता तो पूछता कि भाई घड़ी पे कौन लड़ेगा, क्योंकि पवार साहब ने कहा कि ये तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। कुछ लोगों ने तय किया है कि हम सरकार में रहेंगे, हम लोगों ने तय किया है कि हम इंडिया अलायंस में रहेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए मान लीजिए इस बात को, लेकिन किसी को ये पूछना चाहिए कि भाई जो एक सिंबल है पार्टी का, उसमें कौन लड़ेगा। या तो ये बात है कि भाई अजीत पवार गुट लड़ेगा ही नहीं चुनाव, तो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों गुट लड़ रहे हैं तो घड़ी के सिंबल पे कौन लड़ेगा? और दोनों लड़े तो कौन किस तरफ? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दोनों लड़े तब तो आप पक्ष विपक्ष दोनों साइड आप ही है। ये तो लोकतंत्र को नया डेफिनेशन मिल गया ना। और शिवसेना का तो सिंबल इधर नहीं, शिवसेना तो क्लियर है कि वो मतलब एंटी बीजेपी साइड में है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, कांग्रेस तो क्लियर है कि वो इधर है। जो एनसीपी को लेकर जो बात है वो बिल्कुल, मतलब हर मीटिंग में जाते हैं इतने बड़े लीडर, वो कह रहे हैं कि हम इधर हैं तो इधर ही होंगे, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि अगर पार्टी आपकी भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी, मान लीजिए कि 10 सीट पर अजीत पवार का गुट लड़ रहा है और 15 सीट पर इधर पवार साहब लड़ रहे हैं, तब तो उन सीटों पर किसको कौन घड़ी के सिंबल पे लड़ेगा, ये बात तो होनी चाहिए ना भाई। तो ये बात भी अब तक नहीं हुई और अब अगली जो मीटिंग है वो सितंबर एंड या अक्टूबर में होगी। देखिए, आप मुझे इंडिया के स्पोक्स पर्सन तो मैं हूँ नहीं, आपने भाई आप विशेषज्ञ हैं, आप जितना डेटा समझते हैं शायद कोई नहीं समझता। और मैं डेटा की बात नहीं, मैं आपको महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो चिंता है, मेरी जो समझ है वो मैंने आपको बताया। यूपी को लेकर जो आपने बताया, मैं कोई डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उससे कटा हुआ हूँ। लेकिन एक लॉजिकल कोई भी आदमी जिसको थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ है वो ये तो पूछ ही सकता है कि भाई पवार साहब के 2 गुट हैं, एक सरकार में है और एक इंडिया में है, वो तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव होगा तब तो आप एक ही साइड रह सकते हैं, और अगर दोनों साइड रहेंगे तो सिंबल किसके पास रहेगा?
और ये पेचीदा सवाल है। नहीं, अब ये पेचीदा नहीं, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था ना, नहीं, वो clear तो हो जाता। हुआ अगर- नहीं ना। अगर आप ये तो इससे क्या जाहिर होता है कि शरद पवार दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ की खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। Who am I to say that? वो तो You are as free as anybody else to judge what it seems to you. मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब के सिंबल से जो चुनाव लड़ेगा उसको ही ऑफिशियल माना जाएगा। तो अगर ये घोषणा होती वहां तो उससे एमबीए के अलायंस में या उनके वोटर्स में थोड़ा ज्यादा विश्वास होता कि भाई हम साथ में लड़ रहे हैं। अभी तो वो कंफ्यूजन बना हुआ है। और शरद पवार जी और अजीत पवार जी की आए दिन मीटिंग्स भी होती रहती हैं। अब वो ठीक है, वो तो वहां तक उनका कहना ठीक है कि हमारे परिवार का आदमी है, मैं मिलता हूं, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल चीज तो अलग उनको मतलब अगर क्लैरिफाई होता तो दैट इज समथिंग विच पीपल एक्सपेक्ट। 5 राज्यों के चुनाव हैं बस 2 महीने के अंदर। अब यहाँ अब आपको वो क्या है लगता कि नहीं वो तो पता, अभी तो बिल आएगा तब पता चलेगा कि है कि नहीं है, क्या है कब। आपको लगता है कि शायद इसमें कोई फेरबदल हो सकता है? भाई मैं तो कौन सेकंड गेस कर सकता है, वो तो मोदी जी बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही सोचा होगा और जो मतलब भाजपा की लीडरशिप तय करेगी। देखिए हम लोग इस सरकार के बारे में ऐसे मीडिया वाले लोग भी कहते हैं कुछ लीक नहीं होता है, कोई खबर नहीं आती है। तो डेमोक्रेसी में जो कंसल्टेशन होता है उसका एक एडवांटेज है, मतलब डिसएडवांटेज ये है कि वो खबरें लीक होती हैं। यहाँ तो जो कंसल्टेशन है वो 2 ही लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में है, तो उनको ही पता है, तो जानकारी दूसरे को तो होगी नहीं। वो जब बिल आएगा तब देश को पता चलेगा और तभी आप कमेंट कर। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने का उद्देश्य यही हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ इस बिल के लिए नहीं बुलाया होगा, उसके और एजेंडा होंगे जरूर। क्या होंगे मैं कह नहीं सकता हूँ। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हर सरकार लाती रही है। देखिए आपको लगता है सरकार मैं उस पर कोई सेकंड गेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि सिर्फ एक बिल लाने के लिए 5 दिन का सेशन नहीं बुलाया होगा, उनका और कोई एजेंडा दूसरा भी हो। संभव है कि वो 10 साल 20 साल की कोई स्ट्रेटजी, कोई विजन डॉक्यूमेंट, उस तरह की बात करें, जो अमृतकाल की जो बात कर रहे हैं उसकी बात करें। वो मतलब दे नो दीज थिंग्स बेटर देन वी। G20 के बाद है। हाँ, G20, तो इसलिए इन सब चीज का समावेश, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सारे चीजों का समावेश देखेंगे उस नया पार्लियामेंट, G20, चंद्रमा, चंद्रायन, वो सारी चीजों को जोड़कर अमृतकाल 2047 की बात मोदी जी कर रहे हैं। अभी जो पीटीआई में इंटरव्यू दिया, हम लोग तो वही एनालाइज कर सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। जो पीटीआई में इंटरव्यू आप देखेंगे तो उसमें वो बात 2024 की नहीं कर रहे हैं, वो तो बात 2047 की कर रहे हैं। तो I see that Parliament, whatever it will do, and we will touch base again on once they release the agenda, it will not be for one piece of legislation. It will be like a broader, जो भी वो करना चाहते हैं उन सब चीजों का समावेश करेंगे वो लोग। कांग्रेस की और एक तरह से उनके लिए कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस की ये भी टिप्पणी आई है कि पहले भी इस देश में G20 जैसे आयोजन होते रहे हैं। नैम हुआ था 1983 में। जयराम रमेश जी ये कह रहे हैं। आपको लगता है कि उस दौर में जो भारत ने किया और आज के दौर में कोई फर्क है? देखिए, या ये सिर्फ हाइपर कैंपेनिंग है? ये तो फैक्ट है कि ये रोटेशनल चीज है। कोई इंडिया कहीं अराइव हो गया है उसकी वजह से नहीं है। लेकिन मान लीजिए शौचालय पहले भी देश में बन रहे थे और उसी चीज को आपने अभियान के तहत चला दिया, तो उसका फर्क तो आपको पब्लिक डिस्कोर्स में या पब्लिक सेंटिमेंट में, पब्लिक परसेप्शन में दिखता है। तो G20 एक रूटीन में हो जाता और G20 को आपने इवेंट बना दिया और उसको एक बहुत बड़े स्केल पे करना चाह रहे हैं। देश को ये बताना चाह रहे हैं कि ये गर्व की बात है कि हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी है एंड वी वांट टू सेट द एजेंडा एंड ऑल। तो सामान्य पब्लिक को ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ हुआ। अदरवाइज इट वुड हैव बीन ए ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल एक्सरसाइज जो कि सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों को जानकारी है। अब जब G20 को इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है तो नेचुरली जो आदमी गांव में, डिस्ट्रिक्ट में बैठा है उसको भी खबर मिलती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई नई चीज है जो पहले नहीं हुई थी। तो जो लोग भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसमें मेरिट हो सकती है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भाई शौचालय सरकार बनाती है, पहले वो सरकार का किसी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था और उसको सेक्रेटरी और मिनिस्टर रिव्यू करते थे। आज वो देश का मतलब लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि भैया आपका शौचालय सरकार बना रही है। तो दोनों में फर्क है और इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय इसका काउंटर या इसका बेहतर क्रिटिसिज्म का आपको तरीका निकालना चाहिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो हर बार आपको सेल्फ गोल होता रहेगा। मोदी जी G20 करेंगे, आप शिकायत करोगे, लोग ये कहेंगे कि भैया देखो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे थे, ये लोग सब शिकायत कर रहा है। तो आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। ये इसका कहने का कोई मतलब नहीं है।
बीजेपी एक और ट्वीट कर रही है, और क्योंकि आप कांग्रेस के साथ पहले मतलब प्रेजेंटेशंस के दौर में नहीं, मिल मैं जानता चुके हूं हैं, उनको, थोड़ा बहुत जरूर जानता हूं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब बीजेपी ने एक नया उठाया है, वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच के संबंध। क्या परिवार में कहीं ना कहीं कोई डिवीजन है, कोई मतभेद है? मुझे लगता है इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने वो वीडियो कल रात में देखा, बीजेपी ने ऑफिशियल हैंडल से डाला है। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिलो द बेल्ट थिंग। बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी को इस तरह के किसी के पारिवारिक आपसी संबंधों पर टीका टिप्पणी ऑफिशियल हैंडल से करना, वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। और किसी के पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों पर टीका टिप्पणी करना, वो सही है गलत है, वो किनारे की बात है। नहीं, पर ये पारिवारिक, अब शरद पवार और अजीत पवार नहीं, है पारिवारिक, नहीं, वो लेकिन है पॉलिटिक्स। नहीं, वो घर में क्या कर रहे हैं, जिस तरह की उसमें टीका टिप्पणी की गई है, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ, और वो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन डिफरेंसेस हैं। नहीं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिक्स में आई टू से, मतलब हमें क्या जानकारी हो, इतने बड़े लोग हैं, हम कैसे जानेंगे कि उनके बीच में डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो मैं और इस तरह की, जब अगर बीजेपी को लिए मैं कह रहा हूं कि आपको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तो मैं तो टिप्पणी करने का सवाल ही नहीं होता है किसी के लिए कि लालू जी के दोनों बच्चों में क्या संबंध है। लालू जी, मतलब ये कोई टीका टिप्पणी का विषय नहीं है, अनलेस इट बिकम्स ए पब्लिक थिंग। तो पवार साहब का वो पब्लिक हो गया है, उससे पहले अजीत पवार और उनमें क्या संबंध है उस पर टीका टिप्पणी नहीं होती थी ना। जब वो अलग हो गए, पॉलिटिकल उसका रेमिफिकेशन हो रहा है, तब लोग उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर कौन किसके साथ खाना खाता है, कौन बैठता है, इस पर टीका टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक रैपिड फायर राउंड में, विपक्ष के लिए पीएम का सबसे मजबूत चेहरा, खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल? जिसको विपक्ष मान ले। आपके हिसाब से नहीं, मैं मजबूत चेहरा, मजबूत चेहरा मैं नहीं बता सकता। ऑल्टरनेटिव, ये आप हमेशा रैपिड फायर रखते हो मुझे फंसाने के लिए। मैं क्यों बोलूं भाई कि कौन हो सकता है जिसको पॉलिटिकल, यू आर अ स्ट्रेटेजिस्ट और यू हैव बीन अ स्ट्रेटेजिस्ट, सो प्रोफाइल के हिसाब से पब्लिक में क्या क्लिक करेगा ये आप नहीं, मुझे नहीं पता है। हु एम आई टू एडवाइस कि जिसको भी इंडिया के गठबंधन वाले मान ले वही बेहतर चेहरा है। राहुल गांधी कहते हैं चाइना की जमीन ले चुकी है, ये मुद्दा होगा, अडानी का मुद्दा होगा। अगर आप पब्लिक सर्वे को माने, जिसके आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि मोदी सबसे पॉपुलर लोकप्रिय चेहरा है, तो वही सर्वे ये भी बता रहा है कि विपक्ष के ओर से सबसे लोकप्रिय चेहरा तो राहुल गांधी है, भले वो डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर आप पब्लिक सर्वे को आधार मानकर बता रहे हैं कि कौन होना चाहिए, तब तो उसके हिसाब से राहुल गांधी होने चाहिए। और अगर आप पब्लिक सर्वे के अलावा किसी कंसिडरेशन से किसी को चेहरा बता रहे हैं, तो वो तो इंटरनल डिलिब्रेशन की बात है, जो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर आपको ऑफर मिले, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस या एनडीए? दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, ऑफर मुझे मिलते रहते हैं। एनडीए से भी मैं उसकी बात नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूँ, ऑफर मुझे मिलते रहते हैं। मुझे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने वो काम छोड़ दिया है, और मैंने अपने जीवन के लिए तय किया है कि मैं अगले कुछ साल बिहार में लोगों की व्यवस्था, लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करना चाहता हूं। इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग की बात है, लेकिन मुझे करना यही है। तीसरा रैपिड फायर क्वेश्चन, आपके हिसाब से, आपके आंकलन से 2024 के लिए हु इज योर फेवरेट फॉर द प्राइम मिनिस्टीरियल जॉब, मोदी या इंडिया अलायंस? नहीं, मेरे फेवरेट का सवाल मतलब नहीं है। इन टर्म्स ऑफ द चांसेस, मतलब आप जिसको देख रहे हैं। चांसेस आपको प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है, रोज सर्वे आ रहा है, दिख ही रहा है। एज ऑफ नाउ एनडीए इज लुकिंग अहेड, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं है, तो मतलब वो दे आर ट्राइंग टू आइदर लिव इन सम फूल्स पैराडाइज, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज बीजेपी लेड एनडीए आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको हराया नहीं जा सकता है। अब हराने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, नैरेटिव बनानी पड़ेगी, जमीन पे उतर के काम करना होगा। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो सारे सर्वे जो बता रहे हैं वो हम लोग की अपनी समझ भी वही है कि आज बीजेपी आगे है। मोदी भाई बीजेपी आगे है, तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आगे जाकर आप अभी तो नहीं कर रहे, पर इज इट नेवर से नेवर वाला जो एक सवाल होता है, कभी किसी को फिर स्ट्रैटेजी में एडवाइस कभी करेंगे? नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। मैंने आपको 2 मई 2021 को बंगाल में ये घोषणा की थी कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, उस फॉर्म में कभी अब नहीं करूंगा।
मतलब फॉर्म क्या होगा? फॉर्म मतलब कि किसी के साथ इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे जुड़ के एज ए प्रोफेशनल मदद करने की जो बात थी, उस काम को मैंने 2 मई 2021 को छोड़ दिया। उसके बाद कितने सारे लोग हैं जो मिलते रहते हैं, बात करते हैं, जिनको पहले मदद करी है। मैं सबको यही कहता हूं भाई, जब मैंने काम ही छोड़ दिया, अब मैंने जो काम लिया है इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मैं किसी से मिलना हो मिलूंगा, किसी से बात करनी है करूंगा, लेकिन मेरा अभी फोकस ये है कि मुझे 10 साल में बिहार में वो व्यवस्था खड़ी करनी है, ये करके दिखाना है देश में, और बिहार के दिखाने से ज़्यादा बिहार के लोगों को ये बताना है कि नहीं, बिहार को सुधारा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, बिहार के लोगों में फंडामेंटली कोई सोसाइटी में दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव बीन लेफ्ट बाय ऑल द पार्टीज, वी हैव बीन लेट डाउन बाय आवर लीडर्स, और इसको करेक्ट करने के लिए जो मैंने संकल्प लिया है, मैं इससे हिलने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, अगर मेरा हेल्थ खराब नहीं हुआ तो मैं करूंगा यही, चाहे कोई ऑफर दे दे, कोई बुला ले, कोई दबाव दे दे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जन सुराज 2024 में कोई इम्पैक्ट या कोई रणनीति लेकर आएगा? मुझे नहीं मालूम है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के बाद हम लोग जहां पर पदयात्रा हमने कर लिया है, वहां पर हम लोगों के साथ बैठेंगे, और हमने ये तय किया है अभी तक, जो लोगों से सर्वे हम लोग कराते हैं, वोट कराते हैं, लोग चाहते हैं कि उम्मीदवार खड़ा किया जाए, लेकिन वो किया जाए या नहीं किया जाए ये तय 2 अक्टूबर के बाद करेंगे। और ये भी तय करना कि मतलब वो पार्टी तो हमारे पास है नहीं, तो वो जनता के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे या किस फॉर्मेट में होंगे, उसके लिए समय है, अक्टूबर के बाद निर्णय लेंगे। और 2025 के असेंबली चुनाव तक तो निश्चित तौर पे बिहार में ये परिकल्पना मूर्त रूप ले लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी 1-1.5 साल और बचे हुए हैं, 2 साल, तो उसमें एक बड़े ताकत के तौर पे आप जन सुराज को देखेंगे। 2024 के चुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ आपसे, बीजेपी के लिए आपने कहा इस वक्त कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि बीजेपी एनडीए आगे है। आने वाले महीनों में क्या सूरतें हैं जिसमें बीजेपी पीछे हो सकती है या इंडिया आगे? देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि इफ इंडिया अलायंस फाइंड्स ए नैरेटिव, तो आपने देखा है 2019 में एक पुलवामा की घटना ने कितना बड़ा स्विंग बीजेपी के फेवर में क्रिएट कर दिया। तो आप कह नहीं सकते हैं, पॉलिटिक्स जो है, आपका ज़्यादा अनुभव है मेरे से, 3 months 4 months टाइम इज ए वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। इफ इंडिया अलायंस गेट्स इट्स नैरेटिव राइट and to large extent they fix their seat adjustment, say by end September and October, they could present a formidable challenge. That is something the BJP will have to watch out for. हाँ बिल्कुल, they should, मतलब, और मुझे जितना मैं उनको समझता हूँ दूर से, ये वो लोग नहीं हैं जो कि किसी चुनौती को हल्के में लेते हों। और राज्यों के चुनावों में जितना आगे या इंडिया पीछे अलायंस वाले बीजेपी को सीरियसली ले रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की आज की प्रेजेंट लीडरशिप है, वो इंडिया एक सीट को देख रहे होंगे। लेकिन 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी अहेड, और नहीं बता सकता हूँ, मुझे इसका कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान बीजेपी वुड बी स्लाइटली अहेड, बट Congress has gained ground in last few months. Congress has gained ground, though BJP is still ahead in Rajasthan. Madhya Pradesh is a tight battle. I would, on the margin, I would give a little bit of advantage to BJP, slight advantage. And in Chhattisgarh, I see again tight battle. Unlike what a lot of people are thinking that it's a cakewalk for Congress. Congress is appearing to be ahead in Chhattisgarh, but tight. It could get tight. Telangana? I think BRS should be home. Well, even after tight fights everywhere, do you think anything can change for the BJP between December and the Lok Sabha elections? Again, I told you, if India Alliance were to put its... See, end of the day, we are looking at 3 months, but effectively they have worked for 5 days. तो जितनी चीजें उन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर में अचीव की, ये तो 5 दिन में अचीव किया जा सकता था ना। अगर उन्होंने ये तय किया होता भी सब कुछ छोड़ो, 5 दिन बैठ के इतनी चीज हम कंप्लीट कर लें, तो इफेक्टिव वर्किंग डेज तो 5 ही हैं। तो अगर आप 5 दिन लगा के, तो अगले 3 महीने का काम आप अगले 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इफ इंडिया अलायंस पीपल सिट टुगेदर एंड से कि अगले 1 हफ्ते में हम नैरेटिव फिक्स करेंगे, हमने सीट शेयर को फाइनल कर लेना है, और हम वी विल हिट द ग्राउंड रनिंग, then it would have a very different impact. ऐसा होगा?
अब होगा कि नहीं ये तो उनके हाथ में है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है समय नहीं है, लेकिन आप पिछले 3 महीने में जिस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने इफेक्टिवली 4 या 5 दिन ही फ्रंट पे, मतलब पीछे कुछ काम हो रहा होगा, लेकिन इफेक्टिवली तो सारे लीडर 3 ही दिन बैठे हैं, 5 दिन। आपने मर्ज भी बता दिया, दवा भी बता दिया, लेकिन नहीं, मेरी क्या विश्वास है कि मैं किसी को दवा बताऊंगा। तो चलिए, आई थिंक आधे लोगों को जिनको आप एडवाइस कर चुके हैं और बाकी जो जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर क्या सोच रहे हैं, वो दोनों ही रीड बिटवीन द लाइंस आज आपकी बातों से जरूर करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए और यहाँ मुजफ्फरपुर में आपके साथ बिहार का एक स्लाइस ऑफ रियलिटी जो आपने पेश किया, वो हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। थैंक यू। The News Hour at 9.